नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ऐसी थ्योरी की आज लास्ट क्लास रहेगी सिंगल फेज, और उसके बाद हमने 3 फेज ऐसी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने पढ़ेंगे आरएलसी समांतर सर्किट पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमने देखेंगे सबसे पहला जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा आरएल समांतर सर्किट। आरएल समांतर और आरसी समांतर थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। जिस तरीके से आपने आरएल श्रेणी पढ़ा था और आरसी श्रेणी पढ़ा था, दोनों में जहां वीएल था वहां आपने वीसी लिखा था, वही इस तरीके से इसके अंदर होगा। तो पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा आरएल समांतर सर्किट। मतलब अगर आपके पास क्या हो, एक रेजिस्टेंस हो और एक इंडक्टेंस हो, दोनों अगर आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो उस समय सर्किट का जो बिहेव होगा वो किस तरीके से रहेगा। अगर समांतर सर्किट की बात करें तो अपने फेजर डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा आपके किसके अकॉर्डिंग, वो बनेगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों पर जो वोल्टेज रहेगी वो रहेगी सेम। मतलब वोल्टेज होगी वो एक डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो आई आर है, इंडक्टर के अंदर है उसको लिखेंगे आई एल, और यहाँ से जो आएगी वो होगी टोटल, और यहाँ होगी वोल्टेज। अब अगर फेजर डायग्राम बनाए वोल्टेज का, वोल्टेज के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का, तो ये अगर वोल्टेज होगी यहाँ और ये होगी वोल्टेज। जब मैंने सीरीज आपको पढ़ाया था तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, इस डायरेक्शन पर मैंने करंट दिखाया था। तो फेजर डायग्राम आप लोग कैसे भी बना सकते हो। तो रेजिस्टेंस के अंदर आपको पता है कि वोल्टेज और करंट होगी वो इन फेज होगी। इंडक्टर के अंदर करंट क्या होगी, लैग होगी। इंडक्टर के अंदर करंट क्या चलेगी, लैग चलेगी, मतलब पीछे चलेगी। अब इन दोनों का अगर एक ही फेजर पर बनाऊं, एक ही डायग्राम, एक ही इनको क्या करूं, एक ही फेजर पर लेकर के आऊं, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो देखो किस तरीके से बनेगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम बनेगा, देखो। तो यहां जो लिखेंगे अपने आई एल लिखेंगे, ये होगा अपने पास मेन वोल्टेज और ये रहेगी करंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। अगर देखो ये इन दोनों के कारण जो मेन करंट होगी आई, वो इस तरीके से आप लोग यहाँ से दिखा सकते हो, और ये वोल्टेज होगी मेन जो आप लोग ये दे रहे हो, और ये मेन करंट है जो यहाँ से निकल रही है। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसको अपने क्या दिखाएंगे, फाई से दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब आप लोग यहाँ से देखें कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये आई एल है, इसको मैं यहाँ भी दिखाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग देखें ये ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपने सीरीज के अंदर पढ़ा था उसी तरीके से समांतर क्रम के अंदर रहेगा। मतलब ये मेन करंट होगी, ये मेन वोल्टेज होगी, ये रेजिस्टेंस की करंट होगी, और ये इंडक्टर पर करंट, इंडक्टर के अंदर करंट होगी। अब आप लोग यहाँ से देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा आपका ओ ए बी, और ये आपका करंट रहेगा, ये लंब रहेगा, ये क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम में लगाए तो अपने को जो मिलेगी वो मिलेगी कुल धारा, यानी कि टोटल जो करंट होगी। इस फार्मूले से, इस फेजर से देखो क्या बनेगी, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और धार का स्क्वायर चलेगा। और यहां से ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस होते हैं, दोनों इंडक्टर होते हैं, दोनों कैपेसिटर होते हैं, तब आई इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, तब वहां दोनों का जो जोड़ आता है वो बीजगणितीय जोड़ होगा। लेकिन जब दो राशियों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा तब उस समय आप लोग ये स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और इसको अपने बोलेंगे फेजर योग। तो ये इस तरीके से आपका रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो आई जो होगा वो आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अगर मैं यहाँ से टोटल इम्पीडेंस अगर निकालता हूँ, कुल इम्पीडेंस निकालूंगा, तो एक तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। दूसरा ये आर है, इसका जो इम्पीडेंस होगा उसको एक्सएल से लिखेंगे, यानी कि इसका जो प्रतिरोध होगा उसको एक्सएल से लिखेंगे। वैसे भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो टोटल इम्पीडेंस देखो किस तरीके से निकलेगा। तो हमने टोटल इम्पीडेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर टोटल इंपीडेंस निकालना है तो आई जो होगी टोटल जो होगी वो वी अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ जेड रहेगा, और रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगी वो वी अपॉन में आर होगा, इंडक्टर के अंदर होगी वो वी अपॉन में क्या होगा, एक्सएल होगा। ऐसे ही होगा। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो टोटल जो इन दोनों के अंदर जो कॉमन आएगा वो वी आएगा, वी का स्क्वायर होगा, और वी का स्क्वायर जब बाहर लेकर के आओगे तो वी निकलेगा। इसका मतलब वी अपॉन में जेड बराबर क्या मिलेगा, वी मिलेगा, और रूट के अंदर क्या होगा, 1 में आर का स्क्वायर प्लस 1 में एक्सएल का स्क्वायर होगा। इस v से भी कैंसिल होगा तो 1 अपॉन में z बराबर क्या होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ऊपर क्या बचेगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, आर का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसका पलट देता हूँ, इसको z को पलटूंगा, क्योंकि मेरे को z का मान चाहिए, 1/z का मान नहीं चाहिए। तो जब मैं पलटूंगा तो एक तो ये ऊपर चला जाएगा, दूसरी बात देखो ये दोनों गुणा में है तो इस पर स्क्वायर है, रूट भी है, तो इन दोनों पर रूट हट जाएगी जबकि इन पर रूट रहेगी। तो आपका जो z आएगा वो r इंटू एक्सएल आएगा, और नीचे रूट
ठीक है, नीचे रूट क्या आएगा, ये आर का स्क्वायर है, ये एक्सएल का स्क्वायर है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ से टोटल इम्पीडेंस होगा वो आपका जो निकलेगा वो फार्मूला ये रहेगा। तो यहाँ आप लोग ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे सीरीज वाला, ये पूरा फार्मूला यूज करेंगे। ऊपर आर इंटू एक्सएल आएगा और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रहेगा। ठीक, उसके बाद देखें समांतर क्रम के अंदर फेजर, देखो ये आर एल समांतर, इसके अंदर देखो ये वोल्टेज है, ये क्या करंट है, तो वोल्टेज आगे चल रही है, करंट क्या चल रही है, पीछे चल रही है। दूसरी बात पावर फैक्टर तो आपको यहाँ से पता चल चुका है लैगिंग है, और जब आपने आरएल सीरीज बढ़ा था तब भी पावर फैक्टर क्या था, लैगिंग ही था। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, आरएल समांतर सर्किट का पावर फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो लैगिंग होगा, से सीरीज का पूछे तो भी क्या रहेगा, लैगिंग रहेगा। कलांतर की अगर हमने बात करें, फेज डिफरेंस की अगर हमने बात करें तो कलांतर वही आएगा 0 से लेकर के 90 डिग्री के क्या होगा, बीच में होगा। और पावर फैक्टर की अगर हमने बात करें तो 0-1 के बीच में होगा, साथ में क्या आएगा, लैगिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें, देखो अब आप लोगों को एक चीज पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगी और वो ये मेन करंट है, रेजिस्टेंस की जो करंट है वो मेन करंट से क्या रहेगी, 5 डिग्री एंगल आगे रहेगी इस फेजर के अकॉर्डिंग। यानी कि आई आर जो होगा वो आई से क्या रहेगा, 5 डिग्री क्या रहेगा, आगे लीड करेगी। दूसरी चीज देखो, ये इंडक्टर की करंट है और ये मेन करंट है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। 90 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो ये जो बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 90 माइनस 5। तो अगर आपको पूछा जाए कि आरएल समांतर सर्किट है और उसके अंदर जो एंगल है, फेज डिफरेंस है वो 5 है, तो जो इंडक्टर की जो करंट होगी वो मेन करंट से कितना लैग करेगी, कितना लीड करेगी, तो आपका आंसर आएगा 90 माइनस 5 आएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आई एल जो होगा आई से क्या करेगी, 90 माइनस 5 डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी, सॉरी लैग करेगी, मतलब पीछे चलेगी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना, देखो वोल्टेज V है और ये मेन करंट है। ठीक है, वोल्टेज V है, ये मेन करंट है, तो वोल्टेज आगे चलेगी और मेन करंट पीछे रहेगी, जो मैंने आपको यहाँ से बताई दिया कि पावर फैक्टर क्या रहेगा, लैगिंग। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वोल्टेज आगे होगी और करंट क्या चलेगी, बैक चलेगी। एक चीज और देखें, अगर इन दोनों की बात करें, रेजिस्टेंस की और इंडक्टर की जो करंट है, यानी कि आई आर और आई एल की बात करें, तो आई आर जो होगा वो इंडक्टर से हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, तो यानी कि आई आर जो होगा वो आई एल से क्या करेगा, 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। उसके बाद देखें इसका पावर फैक्टर देखें cos फाई का, यानी कि cos फाई का फार्मूला देखो क्या बचनेगा यहाँ पर। देखो समांतर सर्किट होगा ना, तब आप लोग यहाँ आर बटा जेड यूज नहीं करेंगे। आर बटा जेड अगर आपने यूज किया तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। आप लोग यहाँ जो यूज करेंगे वो करेंगे जी बटा वाई, यानी कि cos फाई जब लेंगे तो लेना पड़ेगा जी बटा में वाई, यानी कि इस समय आप लोग कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग रेजिस्टेंस के अंदर करंट निकालना चाहते हैं तो आई आर का जो मान होगा वो वी अपॉन में क्या होगा, आर होगा, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था। और अगर आप लोग इंडक्टर के अंदर करंट निकालना चाहते हैं तो आई एल निकालना चाहते हैं तो वी अपॉन में क्या करेंगे, आई एक्सएल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो टोटल अगर आप लोग करंट निकाल रहे हो तो एक तो फार्मूला आपको ये याद रखना है, दूसरा फार्मूला आप लोग क्या याद रखोगे, आई जो होगा वो याद रखेंगे, वी अपॉन में जेड याद रखेंगे। अब यहाँ जेड कैसे निकलेगा वो भी आपको याद रखना है। अगर समांतर सर्किट है तब आपको फार्मूला ये यूज करना है। अगर आपने यहाँ वो ये नीचे वाला, केवल नीचे वाला, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर यूज किया तो आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, यहाँ से क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ से आपको जो आर एल समांतर सर्किट होगा उसके अंदर ये बातें याद रखनी है। टोटल करंट कैसे निकलेगी, टोटल इंपीडेंस कैसे निकलेगा, कलांतर कैसे निकलेगा, इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा जो तीनों पावर थी, अगर आपकी सर्किट के अंदर पावर पूछे, रिएक्टिव पावर क्या रहेगी, अपरेंट पावर क्या रहेगी, तो अपरेंट पावर वी आई रहेगा, ये आई स्क्वायर जेड रहेगा। ट्रू पावर अगर पूछे तो वी आई कोस फाई या आई स्क्वायर अपने क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और तीसरी जो पावर रहेगी अपनी रिएक्टिव, उसको क्या लिखेंगे, वी आई साइन फाई, या क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर एक्स एल, आर एल है तो एक्स एल लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो अपने जो पढ़ा था वो सारा सिस्टम सेम चलेगा, चेंजिंग आएगी, चेंजिंग इन चीज़ों में आएगी। ठीक है, तो ये तो था आर एल। अब हमने पढ़ेंगे आर सी, फिर एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो अब अपना जो अगला पॉइंट रहेगा वो आर सी रहेगा। थोड़ा सा ही चेंजिंग है, तो इन वैल्यू में मैं कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही चेंजिंग होगा। देखो अगर कैपेसिटर की करंट होगी तो कैपेसिटर के अंदर जो करंट होगी वो लीड करेगी,
तो इसका मैं एक ही फेजर पर बना रहा हूँ। देखो ये अपने पास क्या है, मेन वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के अंदर करंट है तो उसको IR दिखा देंगे, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो करंट होगी वो 90 डिग्री आगे चलेगी, तो IC क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। इन दोनों की वजह से जो मेन करंट होगी अपनी I वो इस तरीके से दिखाएंगे हमने, और ये अपनी मेन करंट होगी। मेन करंट और मेन वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होगा, जिसको कलांतर बोलेंगे, उसको यहाँ फाई से दिखाएंगे। IC यहाँ, इसको आप लोग यहाँ भी दिखा सकते हो। अब देखो, अब इस पॉइंट के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमने। ये करण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। इसका मतलब जहां आपने IL लिखा था वहां क्या आएगा, IC आएगा। इसका मतलब इंपेडेंस जब निकालेंगे तो वहां XL नहीं आएगा, वहां XC आएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने RL दिमाग में अगर आपका सेट हो चुका है तो आप लोग जो है वो आसानी से कर सकते हो। अब दूसरी बात देखो आप लोग, पावर फैक्टर देखो, ये करंट आगे चल रही है, वोल्टेज क्या चल रही है पीछे, तो इस समय पावर फैक्टर क्या रहेगा, लैगिंग नहीं होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। तो यहां से अपने बात करें तो ये क्या होगा, लीडिंग होगा, लीड करेगा। दूसरी बात देखिए, ये मेन करंट है, ये क्या IR है, यानी कि उस समय तो क्या थी, IR I से आगे थी, लेकिन इस समय क्या होगा, जो IR होगा ये I से क्या चलेगी, बैक चलेगी, कितने डिग्री, 5 डिग्री। तो यहां से आपको काम क्या करना है, इसको लिखेंगे अपने लैग, ठीक है। दूसरी बात देखो, IC जो होगी कलेक्टर इसकी कैपेसिटर की जो करंट होगी, ये मेन करंट से क्या चलेगी, आगे चलेगी, वो भी कितने डिग्री चलेगी, 90 माइनस क्या चलेगी, 5, क्योंकि पूरा इस तरीके से देखेंगे तो ये पूरा 90 डिग्री का होगा, और 90 में से अगर मैं ये 5 माइनस कर दूं ये, तो यहाँ जो मिलेगा वो 90 माइनस क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 90 माइनस 5 लैग नहीं होगा, इस समय ये क्या होगा, लीड होगा। उसके बाद देखिए, ये ICR, ये क्या IR है, तो IR जो होगा इस समय वो इस IC से, पहले IL था, अब की बार क्या रहेगा, IC रहेगा। तो इस IC से कितने डिग्री पीछे चलेगा, वो 90 डिग्री क्या चलेगा, पीछे चलेगा। तो करना कुछ नहीं आप लोगों को, जहां आपने जो फार्मूले यूज किए थे वो फार्मूले में चेंजिंग हुई है, पावर फैक्टर जो होगा वो चेंज होगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस की जो करंट है, कलेक्टर की जो टोटल मेन करंट है, और आपकी जो कैपेसिटर की जो करंट है, उनके अंदर जो रिलेशन होगा वो चेंजिंग होगा। बाकी फार्मूले वगैरह आप लोग जो पढ़ रहे होंगे वही ये सेम रहेगा इस तरीके से, बस IXL की जगह क्या आएगा, XL की जगह XC आएगा। तो इन चीज़ों को आप लोग देखें। अब एक क्वेश्चन करेंगे हमने, और क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको ये जड़ मान निकाल के बताऊंगा, और इस तरीके से जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई सारे अपने करके देखेंगे भी। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, जिसके अंदर R और अपने पास R और L दिया है, ठीक है, R और C दिया है, कैपेसिटर जोड़ रखा है। तो R का जो मान है वो 80 ओम है, और जो कैपेसिटर का जो प्रतिरोध है वो 60 ओम है। अगर आपसे यहाँ से देखो कुछ भी वैल्यू पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ देखो जो दिया गया टोटल करंट, ठीक है, I का मान पूछा गया, तो I का मान दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। I का मान एक तो रहेगा I बराबर क्या रहेगा, V अपॉन में Z रहेगा, या तो आप लोग ये मेथड यूज करें, या एक आप लोग यूज करें ये IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको इन दोनों का मान चाहिए, और इसको यूज करने के लिए आपको जड़ का मान चाहिए। अब यहाँ देखो मैं इन दोनों तरीके से करंट का मान निकाल के बताऊंगा, और जड़ का जो फार्मूला मैं यूज करूंगा, देखो कौन सा यूज करूंगा, R इंटू XC और R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। दोनों टाइम करंट का मान सेम आना चाहिए। अगर आपने इतना फार्मूला अगर यूज किया तो जड़ का मान जो होगा वो गलत आएगा आपका, जो मैंने आपको पहले बताया था। समांतर क्रम के अंदर ये आप लोग यूज नहीं करेंगे किसी भी हालत के अंदर। तो सबसे पहले IR का मान निकालते हैं। तो IR का जो मान होगा वो देखो कितना आएगा, वोल्टेज दे रखी है 240, इसका प्रतिरोध कितना 80, तो V अपॉन में R करेंगे हमने। तो 240 को अगर मैं 80 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर, तो जो करंट आएगी वो आएगी 3 एम्पियर। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जाएगी वो 3 एम्पियर होगी। दूसरा देखें आप लोग, फिर मैं निकालता हूँ IC का, तो V अपॉन में क्या करना पड़ेगा, XC करना पड़ेगा। तो 240 इसका हो जाएगा और 60 इसका आएगा, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, तो 4 एम्पियर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से देखो, अगर करंट का मान मेरे को निकालना है I का, तो R का यानी कि इसका मान अगर करेंगे 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, और 4 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 16। जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 25 और 25 का आंसर कितना आएगा, 5 एम्पियर, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ से ये याद रखनी है। दूसरा देखो, अगर ये मेथड अगर आप लोग यूज करोगे तो भी आपकी करंट होगी वो 5 एम्पियर आनी चाहिए। मतलब आपको जड़ का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से,
ठीक है। तो Z का मान देखो कैसे निकलेगा, Z बराबर देखो क्या करेंगे, R इंटू एक्सी, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80 इंटू क्या आएगा 60, और नीचे अपने काम क्या करेंगे, इनको 80 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6400 और 60 का करेंगे तो 3600। तो 80 इंटू क्या आएगा 60 आएगा, और इन दोनों का जब करेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 को मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। 10,000 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 8 6 का कितना आएगा 48, ठीक है। कितना आ गया अपने पास 48 ओम। तो Z का जो मान आ गया मेरे पास कितना आ गया 48 ओम आ गया। अब आप लोग यहाँ से देखें, V का मान आपके पास 240 है और Z का मान आपके पास कितना है 48। तो 48 को 5 से गुणा करके देखो, 5 चौके 20 और 8 5 40, तो इसका मतलब इसका मान भी यहाँ से भी कितना आएगा 5 एम्पियर। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो Z का जो फार्मूला होगा वो आप लोग R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों का वर्ग करके ऐड करेंगे, और उसका जो वर्गमूल आएगा वो इसका क्या रहेगा डिवाइडेशन रहेगा। तो यहाँ से आपको ये बातें याद रखनी है। अगर आपको यहाँ टोटल प्रतिबाधा पूछा तो आप लोग यहाँ से कितना निकालेंगे 48 ओम। टोटल जो करंट आएगी वो आएगी 5 एम्पियर। अब आपको पावर फैक्टर चाहिए, ठीक है। पावर फैक्टर के भी दो फार्मूले रहेंगे। देखो अभी जो मैंने इसका फेजर डायग्राम बनाया था तो इस तरीके से बना था, ये चाहे आपका RLO चाहे RCO दोनों में के अंदर यही फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये अपना को पता है कि यहाँ कौन सी करंट है, ये आधार होगा और ये करण होगा। तो आधार बटा करण, यानी कि अपने काम क्या करेंगे IR बटा I करो, या आप लोग काम क्या करो G बटा में Y करो। आपका दोनों कंडीशन के अंदर मान जो होगा वो सेम आना चाहिए। लेकिन अगर आपने R बटा अगर Z का यूज कर लिया तो आपका मान पावर फैक्टर का जो मान होगा वो 1 से ज्यादा आएगा। देखो कैसे, R का मान अगर देखेंगे तो 80 है और Z का मान कितना है 48। अब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, नीचे वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब पावर फैक्टर का मान होगा वो 1 से ज्यादा आएगा। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पावर फैक्टर का मान 1 से ज्यादा कभी होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर फैक्टर अपने लेंगे वो फार्मूला जो होगा वो G बटा Y लेंगे, या आप लोग काम क्या करेंगे IR बटा I कर सकते हो। देखो IR का मान है वो 3 है, ठीक है। तो IR का मान 3 है और I का जो मान है वो 5 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 6, ठीक है। अगर आप लोग ये फार्मूला यूज करोगे G बटा Y तो भी आपका जो आंसर होगा वो सेम आना चाहिए। तो G क्या रहेगा, G आपका रहेगा वो 1 बटा R रहेगा। तो 1 बटा R मतलब 1 बटा 80, ठीक है, cos फाई बराबर, और डिवाइडेशन करेंगे Y जो होगा वो 1 बटा क्या रहेगा Z रहेगा। तो इसको लिख करेंगे 1 बटा 48। गणित के नियम के अकॉर्डिंग बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करके देखें कितना आएगा 48 है और ये कितना 80 है। तो 12 के पहाड़े से 4 के पहाड़े से काट देते हैं। तो 4 के पहाड़े से काटेंगे तो कितने पर जाएगा, ये जाएगा 12 पर और ये जाएगा 20 पर। फिर अपने 4 से और काट देते हैं, ये जाएगा अपने पास आती है 12 और 5 का 20। तो 3 बटा 5 यहाँ वापस बनेगा, ठीक है। तो 3 बटा 5 क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये 16 से काट सकते हो, 16 थी 48 और 16 5 80। तो 3 बटा 5। तो आप लोग दोनों फार्मूले आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखोगे समांतर क्रम के अंदर IR बटा I रहेगा और सीरीज के अंदर VR बटा V रहेगा। मतलब प्रतिरोध पर वोल्टेज कितनी है, टोटल वोल्टेज कितनी है, इन दोनों का रेशियो भी क्या रहेगा, पावर फैक्टर रहेगा। दूसरी बात कंडक्टेंस और एडमिटेंस, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो भी क्या रहेगा आपका वो रहेगा अपना पावर फैक्टर रहेगा। और सब ये सीरीज होगा, सीरीज के अंदर आप लोग यूज करेंगे R बटा Z और समांतर क्रम के अंदर आप लोग यूज करेंगे G बटा Y। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट दिमाग में आ चुका होगा। अब अपने इसका लास्ट टॉपिक करेंगे RLC सीरीज सर्किट जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो तीनों अगर अपने सीरीज में जोड़ें कि रेजिस्टेंस हो गया, समांतर में जोड़ें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, ठीक है। तीनों को अगर अपने समांतर में जोड़ेंगे तब देखो सर्किट का क्या होगा। और इसके अंदर भी 3 कंडीशनें बनेगी जो आपने RLC बड़े में पढ़ा था। ऐसी थ्योरी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसी थ्योरी के अंदर शुरू में डेफिनेशन है, बाद में RLC सर्किट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका RLC सर्किट रहता है जो सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत करता है। तो यहां से अपने पास 3 चीजें लेंगे अपने,
ठीक है, इस तरीके से। और इसको अपने काम क्या करेंगे, यहाँ सप्लाई से जोड़ रखे। अब आप लोग देखो इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर जो करंट जाएगी उसको अपने लिखेंगे आई सी से, इंडक्टर के अंदर होगी उसको आई एल से, और इसके अंदर जो होगी वो आई आर से। ठीक है, अब फेजर डायग्राम बनाना अपना सबसे पहला काम रहेगा। फेजर डायग्राम देखो, वोल्टेज सभी के अंदर सेम रहेगी, तो मैं वोल्टेज को यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर धारा और वोल्टेज इन फेज रहती है, तो इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। इंडक्टर के अंदर करंट जो होगी वो पीछे चलेगी, तो यहाँ पीछे दिखा सकते हो आई एल से। कैपेसिटर के अंदर करंट आगे चलेगी, तो उस वोल्टेज से आगे दिखाना अपने इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ यहाँ आपको समझना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप लोग गलती कर पाओगे, क्योंकि गलती सबसे ज्यादा होने के जो चांसेस होते हैं वो इसी पॉइंट पर रहेंगे। क्योंकि यहाँ से हमने जो 3 कंडीशनें पढ़ेंगे, जो 2 कंडीशनें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने सीरीज के अंदर पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा होगा। जस्ट उल्टा देखो कैसे, देखो पहले अपने कंडीशन की बात करेंगे कि एक्स एल बड़ा होगा, एक्स सी क्या होगा, छोटा। देखो सीरीज के अंदर आप लोग देखेंगे तो जो सीरीज के अंदर जो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, लेकिन अगर समांतर की अगर हमने बात करें तो जिसका जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी ज्यादा क्या जाएगी, करंट जाएगी। तो एक्सएल का मान बड़ा है, अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका कम है, मान लेते इसका 10 है, इसका मान लेते कितना है 5 है, और यहाँ आपने 20 वोल्ट दे दी, तो इसके अंदर तो 2 एम्पियर जाएगी, इसमें 4। इसका मतलब समांतर क्रम के अंदर आप लोग करंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आई सी बड़ा होगा और आई एल क्या होगा, छोटा होगा। यही होगा, आई सी जो होगा वो बड़ा होगा और आई एल जो रहेगा वो यहाँ से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसका मतलब आई सी को मेरे को बड़ा दिखाना पड़ेगा, और आई एल जो होगा इसको आप लोग क्या करेंगे, छोटा दिखाएंगे। तो ये अपने पास V और आई आर रहेगा, और यहाँ हमने काम क्या करेंगे, ये अपना होगा आई एल। इतना इतना करंट इसका विरोध करेगा, तो इसको लिखेंगे आई सी माइनस आई एल, और इन दोनों की वजह से जो मेन करंट होगी वो अपनी ये रहेगी, इन दोनों के बीच में कलांतर फाई रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग इधर भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप लोग टोटल करंट अगर निकालना चाहते हो तो कुल धारा अगर निकालोगे तो I बराबर देखो, ये आपका कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। पाइथागोरस वापस थ्योरम लगानी है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा। अब आपको यहां से याद रखना है, जो रिएक्टेंस घटक है यानी कि जो XL या XC उत्पन्न करेंगे सीरीज के अंदर होंगे जब, तो इनकी वोल्टेज का अंतर चलेगा, लेकिन जब ये समांतर क्रम के अंदर होंगे तब इनकी करंट का क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा। तो यहां से आपको ये बात याद रखनी। दूसरी बात देखो, इसका पावर फैक्टर देखो, ये मेन करंट है, ये मेन वोल्टेज है, तो करंट आगे चल रही है, वोल्टेज क्या चल रही है पीछे, तो पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में होगा, और साथ में क्या याद रखना, लीड। इसी तरीके से जो कलांतर का जो मान होगा, कलांतर जो होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या होगा, बीच में होगा। दूसरी बात, कोस फाई का जो फार्मूला रहेगा आई आर बटा आई रहेगा यहाँ पे, और दूसरा क्या आप लोग यूज करेंगे, जी बटा क्या करेंगे, वाई जो होगा उस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो आई सी होगी वो जो मेन करंट होगी वो आगे चलेगी, लीड करेगी मेन करंट से। आई आर जो होगी इस मेन करंट से क्या चलेगी, बैक चलेगी। ये आप लोग इस फेजर डायग्राम से देख के पता लगा सकते हो। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो देखें, अगर एक्स सी बड़ा होगा, एक्सएल छोटा होगा, तो इसका मतलब जो इंडक्टर जो होगा उसके अंदर करंट ज्यादा जाएगी और कैपेसिटर में कम जाएगी। तो कैपेसिटर का मैं यहाँ क्या दिखाऊंगा, छोटा दिखाऊंगा ये मान, और इसको अपने बड़ा दिखाएंगे आई एल को। इतनी इतनी वैल्यू अपने माइनस कर देते हैं, तो फिर ये होगा अपने पास आई सी माइनस क्या होगा, आई एल होगा, और ये फाई होगा, और ये क्या रहेगा, ठीक है, ये रहेगा अपना V और आई आर रहेगा यहाँ पर, और ये जो होगा मेन करंट ऐसे होगा, ऐसे ही बनेगा। अब देखो करना कुछ नहीं है, देखो ये आई एल माइनस आई सी होगा। टोटल अगर आपको करंट निकालनी है तो टोटल करंट होगा वो आई निकलेगा, वो आई आर का स्क्वायर और आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर, मतलब ये चेंज होगी वैल्यू। तो यहां से अगर टोटल करंट निकालें तो आई बराबर क्या रहेगा, आई आर का स्क्वायर आई एल माइनस आई सी का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। दूसरी चीज देखो, पावर फैक्टर यहाँ देखो, यहाँ लीड था, ये मेन वोल्टेज है, ये मेन करंट है, तो करंट पीछे चल रही है, तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, पावर फैक्टर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ जो काम करेगा वो क्या करेगा, लैग करेगा। फिर कलांतर की अगर हमने बात करें तो 0 और 90 डिग्री की क्या होगा, बीच में होगा। कोस फाई का मान वापस वही रखना है, आई आर बटा में आई, या क्या कर सकते हो, जी बटा में वाई।
तो ये 2 नंबर कंडीशन जो अपनी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, ठीक है। अब हमने 3 नंबर जो कंडीशन होगी उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर XL और XC दोनों का मान अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा। अगर दोनों का मान बराबर होगा तो दोनों के अंदर करंट जो होगी ये बराबर हो जाएगी। जब इन दोनों के अंदर करंट बराबर होगी तो IL माइनस IC दोनों का मान अगर बराबर है तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो I बराबर क्या बचेगा, IR का स्क्वायर बचेगा। और आपका जो फेजर डायग्राम बचेगा वो इतना इतना ही बचेगा, क्योंकि ये मान और ये मान दोनों क्या बराबर है। तो इस समय जो फेजर डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, IR बटा में V, और यहाँ से जो टोटल I जो होगा वो क्या रहेगा, V अपॉन में R रहेगा। दूसरी बात, यहाँ अगर टोटल करंट निकालना चाहते हो तो I बराबर क्या रहेगा, V अपॉन में Z रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा, V अपॉन में Z रहेगा। लेकिन इस समय जो टोटल जो I रहेगी वो क्या रहेगी, अपना I जो होगा वो किसके बराबर होगा, IR के बराबर होगा, ठीक है। ये टोटल जो I जो होगा वो क्या रहेगा, IR के बराबर होगा। लेकिन V, VL, VC और VR ये तीनों जो होंगे, ये चारों मान, ये क्योंकि ये समांतर सर्किट है तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ये इसके अंदर भी काम करेगा, ये इसके अंदर भी काम करेगा। तो समांतर क्रम के अंदर ये बात सेम रहेगी। अब देखो यहाँ धारार वोल्टेज क्या इन फेज है, तो कलांतर जो होगा वो कितना आएगा, वो 0 डिग्री आएगा। जब कलांतर 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर जो होगा वो क्या रहेगा, तो कोस फाई का मान कितना आएगा, 1 आएगा। और ये जो कंडीशन होगी इस समय अगर आप लोग देखें, इस कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस। और ये जो होगा ये समांतर के अंदर है तो इसको समांतर अनुनाद बोलेंगे। और इस समय देखो IL और IC ये दोनों का मान बराबर होगा, तो समांतर अनुनाद में क्या होगा, तो IL और IC दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उस कंडीशन के अंदर इसको क्या बोलेंगे, धारा अनुनाद, ठीक है। तो समांतर अनुनाद जो होगा इसको हमने क्या बोलेंगे, करंट रेजोनेंस भी आप लोग बोलेंगे इसको। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से समांतर रेजोनेंस सर्किट होगा उसमें काम करना है। अब देखो यहाँ अगर आपको करंट दे दिया, जैसे मान लो यहाँ दे दिया 3 एम्पियर, यहाँ दे दिया आपको 10 एम्पियर और यहाँ दे दिया आपको 4 एम्पियर। अगर आपको पूछे मेन करंट क्या होगा, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की करंट का पहले अंतर करना पड़ेगा ऐसे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 और 4, यहाँ बचेगा 6, तो 6 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और ये 3 का स्क्वायर होगा। फिर इसका क्या लेंगे, रूट। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और रूट आएगा 45। तो रूट 45 एम्पियर जो होगा यहाँ करंट निकलेगी। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो आपको जिस तरीके का मेथड आपको दिया गया उसी तरीके से आप लोग इस चीज़ को करेंगे। बस आप लोग गलती क्या करेंगे, ध्यान रखना, जहाँ कर सकते हो सीरीज के अंदर अगर एक्सेल बड़ा होगा तो उस समय ध्यान रखना कि सीरीज के अंदर एक्सेल बड़ा होगा तो VL बड़ी होगी, क्योंकि वहां करंट सेम होगी। तो VL बड़ी होगी तो वहां इंडक्टेंस का इफेक्ट होगा, तो वहां पावर फैक्टर क्या होगा, लेगी। जबकि यहाँ देखो करंट का इफेक्ट करेंगे हमने, तो IC बड़ी होगी तो ये पावर फैक्टर क्या होगा, लीड होगा। जब XC बड़ा होगा तो IL बड़ा होगा, तो उल्टा होगा। और इस समय पावर फैक्टर क्या करेगा, लेग। मतलब इंडक्टर या कैपेसिटर का इफेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, काम करेगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो इसका सबसे अंतिम पार्ट। अब रेजोनेंस के ऊपर एक टॉपिक और पढ़ते हैं, हमने छोटा सा एक टॉपिक है। देखो कि यहाँ मैं 3 कंडीशनें लिखूंगा और इन 3 कंडीशनों के ऊपर अपना जो सर्किट जो होगा वो किस तरीके से काम करेगा। एक चीज आप लोग देखें कि आपको पता है कि XL जो होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 2πfL रहेगा। और XC की अगर हमने बात करें तो वो क्या रहेगा, 1/2πfC रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो XL जो होगा वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपात में होगा। और XC जो होगा वो क्या रहेगा, फ्रिक्वेंसी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर फ्रिक्वेंसी का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, फ्रिक्वेंसी का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ से, देखो फ्रिक्वेंसी अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए, तो अगर मैं XL के लिए बनाऊंगा तो ये फ्रिक्वेंसी होगी और ये क्या होगा, XL होगा। तो दोनों के अंदर जो संबंध होगा वो इस तरीके से होगा, रैखिक होगा, लीनियर होगा। XC का अगर मैं बनाता हूँ यहाँ से, तो वो जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इन दोनों को एक ही ग्राफ पर दिखाऊंगा तो इन दोनों का जो डायग्राम बनेगा वो देखो किस तरीके से बनेगा। ये फ्रिक्वेंसी होगी और यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ XL और XC, ठीक है। तो XC जो होगा, जब इसको उठाकर मैं इधर लेकर के आऊंगा तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आपको देखो 2-3 बातें का पता चलेगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप लोग देखेंगे तो XL और XC दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर XL और XC दोनों की वैल्यू जो होगी बराबर होगी। मतलब इस पॉइंट पर आपका क्या रहेगा, XL और XC क्या रहेगा, बराबर। और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी का जो मान होगा उसको मैं लिखूंगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी।
ऐसा ही होगा। अब देखो, एक तो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से आगे अगर बढ़ेंगे तो फ्रिक्वेंसी का मान ज्यादा होगा, अगर मैं पीछे होऊंगा तो फ्रिक्वेंसी का मान क्या होगा, कम होगा। अब यहां से सवाल ये पूछे जाते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति से ऊपर क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति के नीचे क्या होगा। तो तीन कंडीशनें जो यहां से बनेगी उन चीजों को आप लोग ध्यान से देखें, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा अनुनादी आवृत्ति पर। देखो एक चीज मैं और बता देता हूं, समांतर अनुनाद जो था, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि समांतर जो अनुनाद होगा उस कंडीशन के अंदर धारा जो होगी वो न्यूनतम होगी, धारा जो होगी वो क्या होगी, न्यूनतम, और प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी, अधिकतम। ठीक है, प्रतिबाधा क्या होगी, अधिकतम होगी। वैसे भी आपको पता चल रहा है कि करंट पहले क्या थी, आई जो था वो इस तरीके से था, आई आर का स्क्वायर और आई एल माइनस आई सी। ठीक है, ऐसे था। जब इन दोनों को मैं हटाऊंगा तो इस आई का मान पहले की तुलना में क्या आएगा, कम आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि धारा न्यूनतम होगी और प्रतिबाधा क्या होगी, यहाँ अधिकतम होगी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर आप लोग देखें, देखो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर पहले आपको क्या पता चल रहा है कि एक्स एल और एक्स सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक चीज और देखें, आपके पास सर्किट भी दो होंगे, एक तो आपके पास सीरीज सर्किट होगा, एक आपके पास कौन सा होगा, समांतर होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हमने, अनुनादी आवर्ती पर। ठीक है, ये अनुनादी आवर्ती होगी, और अपने पास सर्किट होंगे दो, एक तो होगा सीरीज और एक अपने पास कौन सा होगा, समांतर, यानी कि पैरेलल। ठीक है, अब देखो सीरीज अगर हो चाहे आपका पैरेलल हो, दोनों कंडीशन के अंदर एक्सएल और एक्ससी दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आपका एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यही होगा। यहां अगर हमने बात करें कि जो टोटल जो आपकी वोल्टेज होगी वो वी आर के बराबर होगी, समांतर क्रम के अंदर जो करंट होगी टोटल वो आई आर के बराबर होगी। कलांतर की अगर हमने बात करें तो वो 0 डिग्री होगा, यहां भी 0 डिग्री होगा कलांतर। पावर फैक्टर की अगर हमने बात करें, यहां भी 1 होगा और यहां भी पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ करंट मैक्सिमम होगी, यहाँ करंट मिनिमम होगी, यहाँ इंपिडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ इंपिडेंस क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ये आपको पता है, अभी तक आपने पढ़ा है। अब अगली जो कंडीशन है वो आपको यहाँ से ध्यान से समझना है, अनुनादी आवृत्ति के ऊपर, यानी कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से अगर बढ़ जाती है फ्रिक्वेंसी, तब सर्किट जो होगा वो किस तरीके से काम करेगा, आरएलसी सीरीज और आरएलसी समांतर। तो अनुनादी आवृत्ति के ऊपर, तो अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ऊपर है, उस समय देखो ये फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ रेजोनेंस था, आगे अगर बढ़ेंगे तो ये जो लाइन आपको बता रहा है ये एक्सएल का मान बता रहा है, ये जो बता रहा है एक्ससी का। तो इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ ये ज्यादा मान हो रहा है, मतलब इसको आप लोग बढ़ा के इधर देखेंगे, और इसको अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर एक्ससी का मान कम होगा और एक्सएल का मान क्या होगा, ज्यादा। मतलब इस पॉइंट से अगर आप लोग देखें, इधर अगर देखेंगे तो एक्सएल बड़ा होगा, एक्ससी छोटा होगा। इधर अगर हमने देखेंगे तो यहाँ एक्ससी बड़ा होगा, एक्सएल क्या होगा, छोटा। इसका मतलब अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ऊपर फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एक्ससी का मान घटेगा। तो दोनों कंडीशन के अंदर, चाहे अपना सीरीज हो चाहे समांतर हो, एक्सएल बड़ा होगा, एक्ससी छोटा होगा, यहाँ भी एक्सएल बड़ा होगा और एक्ससी क्या होगा, छोटा होगा। एक बात ही। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, सीरीज के अंदर आपको पता है वोल्टेज वाला जो सिस्टम होगा वो अलग अलग होगा, दोनों पर वोल्टेज अलग अलग होगी। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज VL बड़ी होगी, यहाँ VC क्या होगी, छोटी होगी। इस पर अगर हमने बात करें तो करंट चलेगी, तो यहाँ करंट देखो, अगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट इंडक्टर में कम जाएगी और कैपेसिटर में क्या जाएगी, ज्यादा। तो IC बड़ी होगी और IL क्या होगा, छोटा होगा। अब इसके फेजर डायग्राम आप लोग देखें, यहां से अगर पावर फैक्टर हमने देखेंगे तो यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा, अपना होगा लैग। क्यों, क्योंकि VL का इफेक्ट है, यहाँ IC का इफेक्ट है, तो यहाँ पावर फैक्टर अगर आप लोग देखेंगे तो आपका होगा लीड। अब सवाल ऐसा देगा आपको कि RLC सीरीज सर्किट है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ऊपर फ्रिक्वेंसी पर पावर फैक्टर क्या होगा, आपको पूछ लेगा परिपथ का व्यवहार कैसा होगा। तो परिपथ का जो व्यवहार जो होगा, लैगिंग होने की वजह से क्या होगा, प्रेरणिक होगा। और प्रेरणी अगर नहीं दिया तो आपको यहां देगा उच्च प्रेरणिक निम्न धारितीय, क्योंकि आपको पता है एक्सएल बड़ा है तो उच्च प्रेरणी क्या होगा, निम्न धारितीय।
और यहाँ अगर हमने देखे तो इसका उल्टा सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ देखो उच्च प्रेरणिका और निम्न धारितीय, क्योंकि इसके अंदर एक्सएल की वजह से वीएल बड़ा होगा और वीसी क्या होगा, छोटा। यहाँ लीड है तो परिपथ का व्यवहार अगर सीधा पूछा जाए तो धारितीय होगा, लेकिन अगर वैसा पूछा जाए तो उच्च तो क्या होगा, धारितीय होगा, निम्न क्या होगा, प्रेरणिक होगा। ठीक है। तीसरी अगर आप लोग कंडीशन देखें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या है, नीचे, तब सर्किट कैसे काम करेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से अगर इसके नीचे आऊंगा तो एक्ससी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, एक्सएल का मान क्या होगा, चाहे दो आपका सीरीज हो चाहे समांतर हो, दोनों कंडीशन के अंदर ये रहेगा। तो इस समय आपका XC बड़ा होगा, XL क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ भी XC बड़ा होगा, XL क्या होगा, छोटा। अब देखो सीरीज के अंदर आपको पता है VL बड़ी होगी, सॉरी VC बड़ी होगी और VL क्या होगा, छोटा होगा, ऐसा ही होगा। इसी तरीके से इसकी अगर अपने बात करें तो V समांतर क्रम के अंदर करंट का इफेक्ट चलेगा तो IC क्या होगी, IC छोटी होगी और IL क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो यहाँ तो कैपेसिटर का इफेक्ट है तो पावर फैक्टर क्या आएगा, आपका आएगा लीड, और परिपथ का व्यवहार कैसा होगा, धारितीय होगा। इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, उच्च धारितीय होगा और निम्न क्या होगा, प्रेरणिक होगा। मतलब हाई तो कैपेसिटिव होगा और निम्न लो क्या होगा, इंडक्टिव होगा। ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर देखें तो ये क्या होगा अपने पास, यहाँ लैग होगा और यहाँ क्या होगा अपने पास, लैग, क्योंकि IL का मान ज्यादा होगा तो ये लैग होगा और परिपथ का व्यवहार कैसा होगा, वो प्रेरणिक होगा। और साथ में आपको क्या याद रखना है, उच्च तो क्या होगा, इंडक्टिव होगा और निम्न क्या होगा आपका, कैपेसिटिव। तो यहाँ से आपको ये बातें क्या करनी है, याद रखनी है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन देखो किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको देखा RLC समांतर सर्किट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी पर परिपथ का व्यवहार क्या होगा, धारितीय, प्रेरणिक, प्रतिरोधी, इस तरीके से पूछेगा। तो अनुनादी आवृत्ति के ऊपर अगर है सीरीज सर्किट है, अनुनादी समांतर सर्किट है, अनुनादी आवृत्ति से ऊपर समांतर सर्किट है, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि XL बड़ा होगा, XC छोटा होगा। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के ऊपर XL बड़ा होगा, XC छोटा होगा, मतलब IC बड़ी होगी, IL क्या होगी, छोटी होगी। तो परिपथ का व्यवहार कैसा होगा, धारितीय होगा। पावर फैक्टर अगर पूछे तो लीडिंग होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से क्या करना है, ये बातें याद रखनी है। अब हमने एक ताक्षणिक मान के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। ताक्षणिक मानों पर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो आप लोग, मैं यहाँ एक समीकरण लिख रहा हूं, आपको दे दिया V बराबर, यहाँ दे दिया आपको V बराबर 100 sin 300 ओमेगा टी। ठीक है, और आपको यहाँ से पूछ लिया, या इसका आई का मान और दे दिया, यहाँ दे दिया 5 sin 300 ओमेगा टी प्लस π/3। ठीक है, ऐसे दे दिया। अब इस समीकरण से आप लोग कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कई मान निकाल सकते हो यहाँ से। देखो ये समीकरण को आप लोग तुलना करें Vm sin ओमेगा टी से। अगर इस समीकरण से आपको अगर पूछा जाए कि Vm क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से Vm बता सकते हो। देखो इन दोनों की अगर अपने कंपैरिजन करें तो Vm की जगह क्या 100 है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ 100 रहेगी। इसी तरीके से अगर Im का मैक्सिमम मान पूछे तो आगे वाला ये जो मान होगा ये मैक्सिमम मान होगा करंट का। तो यहाँ से अगर हमने बात करें तो Im की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5। ये वोल्ट होगा और ये एम्पियर होगा। अब देखो अगर आपके पास Vm है, अगर आपके पास Im है, तो यहाँ से आपको दो वैल्यू और पता चल सकती है। एक तो आप लोग Vrms मान निकाल सकते हो जो 0.707 इंटू क्या रहेगा, Vm रहेगा। और इसकी कैलकुलेशन करके देखें आप लोग, तो इसको मैं अगर गुणा करूंगा तो 0.707 इंटू 100 करूंगा तो 70.7, यानी कि इसका RMS मान अगर आपसे पूछ रहा है तो 70 पॉइंट क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका RMS मान 17.7 आएगा। अगर इसका आपको एवरेज मान पूछा जाए तो V एवरेज अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको पता है कि इसका जो मान होगा वो 0.637 इंटू क्या रहेगा, V मैक्सिमम रहेगा।
तो इसको जब कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 63.7 वोल्ट। इसी तरीके से आप लोग IM की वैल्यू की सहायता से आप लोग I एवरेज मान भी निकाल सकते हो, I RMS मान भी आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब आप लोग यहाँ से अगर आप लोग निकालें पावर निकालें, ठीक है, पावर क्या जड़ निकालते हैं सबसे पहले। जड़ बराबर क्या रहेगा, V/I रहेगा। तो यहाँ वोल्टेज का मान 100 है और यहाँ करंट का मान 5 है। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, 100/5 करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20 ओम, ठीक है। अब अगर आपको पूछे कलांतर कितना होगा, कला का अंतर कितना होगा, देखो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है π/3 और पाई की जो वैल्यू जो होती है वो 180 होगी। और 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कलांतर जो आएगा यहाँ से कितना आएगा, वो आएगा π/3 और π/3 का मतलब यहाँ से क्या रहेगा 60 डिग्री, क्योंकि 180 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा 60। अगर आपको फाई का मान पता है, कलांतर का मान पता है तो आप लोग पावर फैक्टर भी बता सकते हो। तो अगला इसका पावर फैक्टर अगर आप लोग निकालें, ठीक है, अगर इसका पावर फैक्टर आप लोग निकालें तो पावर फैक्टर जो इसका निकलेगा cos फाइन जो होगा cos 60 का जो मान आएगा 1/2। अब इसको लैगिंग लिखेंगे या लीडिंग लिखेंगे, तो देखो ये करंट है, ये प्लस π/3 यानी कि 60 डिग्री आगे चल रही है, तो ये क्या होगा 0.5 होगा और साथ में आप लोग क्या लिखेंगे, लीड लिखेंगे। अगर इसका आप लोग ये बताओ कि यहाँ इसका फेजर डायग्राम अगर आपको बनाना है तो करंट आपको दिखानी पड़ेगी वो 60 डिग्री आगे चल रही है और जो वोल्टेज है वो 60 डिग्री क्या चल रही है, पीछे। तो आप लोग इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाएंगे और ये एंगल दिखाएंगे 60 डिग्री और ये करंट होगी अपनी और ये क्या होगी, वोल्टेज होगी। इस तरीके से आप लोग फेजर भी दिखा सकते हो। इसी समीकरण से आप लोग फ्रिक्वेंसी का मान भी बता सकते हो। फ्रिक्वेंसी का मान देखो कैसे निकलेगा, देखो इसको तुलना करें तो Vm की जगह 100 आएगा, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह देखो 314 है। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी का मान अगर आप लोग निकालें तो ओमेगा का जो मान है वो कितना दे रखा है आपको 314 और ओमेगा का जो मान जो होगा वो फार्मूले बेस पर अगर देखें तो 2π क्या होगा, f होगा। तो यहाँ आएगा 2πf बराबर कितना आएगा 314। तो फ्रिक्वेंसी का जो मान आएगा 314/2π। पाई की वैल्यू अगर आप लोग लिखेंगे तो 3.14 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। तो 314 × 100 फिर 2 × 314, तो ये कटेगा तो हल इसका हल कितना आएगा 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से अगर आप लोग इसकी फ्रिक्वेंसी देखें तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 50 हर्ट्ज आएगा। तो इसकी अगर फ्रिक्वेंसी पूछे तो आप लोग यहाँ फ्रिक्वेंसी भी बता सकते हो कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। फिर देखो अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी है तो आप लोग यहाँ क्या बता सकते हो, टाइम पीरियड भी बता सकते हो। और टाइम पीरियड आपको पता है t बराबर क्या रहेगा 1/f रहेगा। तो 1 क्या करेंगे 50 करेंगे तो 0.02 सेकेंड और या इसको कैलकुलेट करेंगे मिली में तो आप लोग काम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 20 मिली सेकेंड। तो ऐसे आप लोग टाइम पीरियड का मान भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर इसी फार्मूले के अंदर अगर आपसे पूछा जाए एवरेज पावर क्या रहेगी, अपरेंट पावर क्या रहेगी, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो। देखो तीनों पावर आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। देखो किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पावर्स होगी P बराबर VI cos फाई होगी, ठीक है। यहाँ जो वोल्टेज का मान लेंगे RMS मान होगा, यहाँ भी RMS मान होगा, जबकि यहाँ आपको दे रखा है मैक्सिमम। तो इसका RMS मान निकालेंगे तो आपको पता है कि Vm/में क्या होगा √2 होगा और यहाँ भी क्या होगा Im/में क्या होगा √2 होगा। तो RMS मान यही होगा और यहाँ क्या बचेगा cos फाई। तो Vm का मान कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 बचेगा। Im का मान यहाँ कितना दे रखा है 5 दे रखा है और cos फाई का मान देखो यहाँ है 60 और cos 60 का जो मान होगा वो 1 क्या रहेगा 2 रहेगा यहाँ से। तो ये 100 है, नीचे 4 बचेगा। 100 को अगर मैं 4 से डिवाइडेशन करूंगा तो 25 आएगा और 25 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 125 क्या आएगा वाट, इसका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से ट्रू पावर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ये निकाल सकते हो। इसी तरीके से इसी फार्मूले के अंदर अगर आपको पूछा जाए रिएक्टिव पावर तो आपको कुछ नहीं करना, इतनी वैल्यू तो रखनी है। यहाँ आएगा साइन फाई, तो यहाँ हमने काम क्या करेंगे Vm/2 इंटू क्या आएगा साइन फाई आएगा। Vm और Im का मान देखो ये कितना आएगा 500 आएगा, नीचे आएगा 200। अब साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। तो यहाँ का हम क्या करेंगे √3/2, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखो 500 को अगर मैं 4 से डिवाइडेशन करूंगा तो 25
ठीक है। अगर मैं 500 को काम क्या करूँगा, 100 इंटू 5 बनेगा ये 500, यहाँ 500 4, ठीक है। अब देखो 500 को अगर मैं 4 से डिवाइडेशन करूँगा तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 250 आएगा, 125 आएगा, और ये √3 वैसे ही बढ़ा तो 125 √3 VAR होगा, ऐसे आएगा। अगर आप लोग यहाँ से अप्रेंट पावर निकालते हो तो PA जो होगा वो VI होगा, और VI का मान देखो इतना इतना उठाएंगे आप लोग, 500 बटा में 2 करेंगे, 100 इंटू 5 बटा में 2, यानी कि 500 बटा में क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 250 क्या आएगा, VA। तो इस तरीके से आप लोग के पास एक समीकरण, आप लोग कितने मर्जी फार्मूले या कितने मर्जी मान अगर आपसे पूछे तो वो सारे मान आप लोग निकाल सकते हो। तो ये ऐसी थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास हमने 3 फेज ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करने में कोई कमी ना रखें। वीडियो शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा लंबी क्लास लगाई जा सकती है। तो धन्यवाद।